स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जिसकी आजकल बहुत धूम है, डीप लर्निंग। नमस्ते। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न से कुछ बढ़िया सामग्री है और हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें। आखिर ये है क्या भला? सुना है ये इंसानी दिमाग की नकल है। हाँ, नमस्ते। देखिए, ये तुलना काफ़ी होती है और कुछ हद तक मतलब प्रेरणा के लेवल पर सही भी है। डीप लर्निंग आप कह सकती है मशीन लर्निंग का ही एक काफ़ी शक्तिशाली रूप है। अच्छा। और इसका जो असासी विचार है वो सच में हमारे दिमाग के न्यूरॉन से प्रेरित है। हम बनाते हैं कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क। कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क सुनने में ही कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक दिमाग। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? इनके न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बिल्कुल। देखिए, जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं ना, हाँ। ये कृत्रिम नेटवर्क उसी का एक गणितीय मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। हर कृत्रिम न्यूरॉन असल में एक छोटा सा कैलकुलेशन यूनिट है। ये कुछ इनपुट लेता है, मान लीजिए एक्स। एक्स मतलब? कोई भी जानकारी, जैसे हाँ। जैसे किसी फोटो का पिक्सल वैल्यू या कोई डेटा पॉइंट का फीचर। हाँ। अब हर इनपुट का अपना एक वेट या भार होता है। हाँ। डब्ल्यू कह लीजिए। वेट मतलब कितना जरूरी है वो इनपुट? सही पकड़ा, बिल्कुल। ये वेट ही तय करता है कि इनपुट कितना महत्वपूर्ण है। न्यूरॉन इन सारे भारित इनपुट्स को, वेटेड इनपुट्स को जोड़ता है। अच्छा, तो जैसे दिमाग में कुछ कनेक्शंस ज्यादा मजबूत होते हैं, वैसे ही ये वेट्स कनेक्शन की ताकत दिखाते हैं। एकदम सही समझ रही हैं आप। और यही वेट्स हैं जो नेटवर्क सीखता है, बाद में एडजस्ट करता है। ओके। तो ये जोड़ने के बाद एक और स्टेप आता है, एक्टिवेशन फंक्शन। ये फंक्शन तय करता है कि न्यूरॉन से आउटपुट क्या निकलेगा, मतलब सिग्नल आगे भेजना है या नहीं, और भेजना है तो कितना स्ट्रांग भेजना है। जैसे कोई ऑन ऑफ स्विच या उससे कुछ ज्यादा? हाँ, स्विच जैसा मान सकते हैं, पर थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल। ये सिर्फ ऑन ऑफ नहीं होता, अक्सर एक वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये हुआ एक न्यूरॉन। इनपुट लिया, वेट लगाया, जोड़ा, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारा, आउटपुट दिया। पर आपने कहा नेटवर्क और फिर डीप लर्निंग, तो ये डीप या गहरा क्यों है? हाँ, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। डीप शब्द आता है परतों से, लेयर्स से। लेयर्स। हाँ, एक अकेला न्यूरॉन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डीप लर्निंग में हम इन न्यूरॉन्स को एक के बाद एक कई परतों में लगाते हैं। पहली परत इनपुट लेती है, उसके न्यूरॉन्स अपना काम करते हैं और आउटपुट अगली परत को देते हैं। ओह। फिर वो परत अपना काम करके आउटपुट उससे अगली को देती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो जानकारी एक लेयर से दूसरी लेयर में मैथमेटिकली बदलती हुई जाती है और कई लेयर्स होती हैं, इसलिए डीप। बिल्कुल। जब ये परतें काफी ज्यादा हो जाती हैं, मान लीजिए 3, 4, 10 या 100 भी, तब हम इसे डीप लर्निंग कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को डीप न्यूरल नेटवर्क या डीएनएन कहते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या करता है, मतलब किस काम आता है? ये डीप नेटवर्क्स कमाल के हैं। कई तरह के मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे रिग्रेशन, मतलब नंबर का अनुमान लगाना, घर की कीमत बताना वगैरह। हाँ। या फिर क्लासिफिकेशन, चीजों को कैटेगरी में बांटना, जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं। ओके। पर इनकी असली ताकत दिखती है और भी जटिल कामों में, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, भाषा समझना, या कंप्यूटर विजन, तस्वीरें समझना। इनमें तो डीप लर्निंग ने क्रांति ला दी है। समझ गई। तो स्ट्रक्चर ये है, कई लेयर्स, हर लेयर में मैथमेटिकल न्यूरॉन्स, वेट्स, एक्टिवेशन फंक्शंस, और ये सब मिलकर पैटर्न समझते हैं। हाँ। लेकिन अब बड़ा सवाल, ये सीखता कैसे है? आपने कहा वेट्स एडजस्ट होते हैं, पर कैसे? क्या ये नॉर्मल मशीन लर्निंग जैसा है? हाँ, बेसिक आइडिया वही है। हम मॉडल को उदाहरण दिखाते हैं और चाहते हैं कि वो डेटा एक्स देखकर सही आउटपुट वाई बताना सीख जाए। अच्छा। लेकिन डीप नेटवर्क में ये प्रोसेस इन सारी लेयर्स के थ्रू होता है। तो ट्रेनिंग के टाइम हम इसे बहुत सारा लेबल किया हुआ डेटा देते हैं, मतलब ऐसे उदाहरण जिनका सही जवाब हमें पता है। जैसे अगर बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें पहचानना सिखा रहे हैं, तो हजारों तस्वीरें देंगे और बताएंगे कि ये बिल्ली है, ये कुत्ता। एकदम सही। तो एल्गोरिथम डेटा का एक बैच लेता है, मतलब कुछ उदाहरण एक साथ, और उसे नेटवर्क की पहली लेयर में डालता है। वाई हैट की तुलना असली लेबल वाई से करते हैं, देखने के लिए कि कितना सही बोला इसने। एग्जैक्टली। हम इस अंतर को मापते हैं। इसी अंतर को लॉस या एरर कहते हैं। हमारा मकसद ट्रेनिंग से इसी लॉस को कम करना है। अगर लॉस ज्यादा,
मतलब भविष्यवाणी गलत। हाँ, मतलब नेटवर्क को सुधार की जरूरत है। चलिए इसे उस पेंगुइन वाले उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में था। मान लीजिए हमारे पास एक पेंगुइन के 4 माप हैं: चोंच की लंबाई, गहराई, फ्लिपर की लंबाई और वजन। ये हुए हमारे इनपुट x। हाँ, अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए ये माप हैं 37.3, 16.8, 19.2, 30.0। हमारा काम है पता लगाना कि ये कौन सी प्रजाति है, एडली, जेंटू या चिनस्ट्रैप। ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो ये 4 नंबर पहली लेयर में गए। फिर क्या नेटवर्क सीधा बोलता है जेंटू? नहीं, सीधा नाम नहीं। आउटपुट लेयर आमतौर पर हर क्लास के लिए एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना बताती है। अच्छा, तो मान लीजिए इस इनपुट 37.3, 16.8, 19.2, 30.0 के लिए फॉरवर्ड पास के बाद आउटपुट आया एडली के लिए 0.2, जेंटू के लिए 0.7, चिनस्ट्रैप के लिए 0.1। तो ये कह रहा है 70% चांस है कि जेंटू है, 20% एडली, 10% चिनस्ट्रैप। तो हम जेंटू चुन लेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलती हैं? स्रोत में सॉफ्टमैक्स का जिक्र था। हाँ, सॉफ्टमैक्स फंक्शन ये क्लासिफिकेशन में बहुत कॉमन है। ये आउटपुट लेयर के नंबर्स को ऐसे बदलता है कि वो सब 0 और 1 के बीच हो और उनका टोटल 1.0 हो। अच्छा, ताकि वो सीधे प्रोबेबिलिटीज की तरह लगे। बिल्कुल, जैसे हमारे उदाहरण में 0.2, 0.7, 0.1। इससे सबसे संभावित क्लास चुनना आसान हो जाता है। ये पूरा फ्लो इनपुट से प्रोबेबिलिटी तक, ये है फॉरवर्ड पास। प्रोबेबिलिटी दी, लेकिन अब वापस उस जादू पर आते हैं। ये सीखता कैसे है? वेट्स W शुरू में क्या होते हैं और फिर सही कैसे होते हैं? आपने लॉस की बात की और बैक प्रोपेगेशन का भी जिक्र था। ये क्या होता है? हाँ, यही तो सीखने की प्रक्रिया का कोर है। देखिए, जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो नेटवर्क के अंदर के सारे वेट्स, और ये लाखों या करोड़ों भी हो सकते हैं, इनको आमतौर पर छोटे छोटे रैंडम नंबर दे दिए जाते हैं। क्या रैंडम? मतलब शुरू में नेटवर्क को कुछ नहीं पता होता, तुक्के मारता है? हाँ बिल्कुल, शुरू में एकदम अनजान। अब देखिए क्या होता है। हम ट्रेनिंग डेटा का एक बैच लेते हैं, फॉरवर्ड पास करते हैं, भविष्यवाणी y मिलती है। मान लीजिए हमारे पेंगुइन वाले केस में भविष्यवाणी आई y = 0.3, 0.1, 0.6। पर हमें पता है कि वो पेंगुइन असल में चिनस्ट्रैप था। तो सही लेवल हुआ y = 0.0, 0.0, 1.0। साफ दिख रहा है, भविष्यवाणी और असलियत में बहुत फर्क है। यही लॉस हुआ। बिल्कुल। अब हम एक लॉस फंक्शन से इस अंतर को नापते हैं। ये हमें एक नंबर देता है, लॉस वैल्यू, जो बताता है कि भविष्यवाणी कितनी गलत थी। ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए नहीं, पूरे बैच के एवरेज लॉस के तौर पर कैलकुलेट होता है। तो लॉस हमें बताता है कि मॉडल कितना गलत है। अब इसे कम कैसे करें? यही बैक प्रोपगेशन का रोल आता है। हाँ, अब आता है कैलकुलस का जादू, जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। और ये अक्सर ग्रेडियंट डिसेंट नाम की ऑप्टिमाइजेशन तकनीक के साथ काम करता है। ग्रेडियंट डिसेंट, हाँ। बैक प्रोपगेशन का आइडिया ये है, लॉस कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता लगाना है कि नेटवर्क के हर एक वेट ने इस लॉस में कितना योगदान दिया। मतलब किस वेट को बदलने से लॉस सबसे तेजी से कम होगा। जैसे कोई मशीन गड़बड़ कर रही हो तो पता लगाना कि कौन सा नट बोल्ट कसने से ठीक होगी और कितना कसने से। काफी हद तक वैसा ही ग्रेडियंट डिसेंट हमें गणितीय रूप से वो ढलान या ग्रेडियंट बताता है। मतलब लॉस को कम करने के लिए हर वेट को किस दिशा में बढ़ाना है या घटाना है और कितना बदलना है। वाह! सोचिए, आप रात में एक पहाड़ी पर हैं और सबसे नीचे घाटी में, मतलब मिनिमम लॉस पर उतरना चाहती हैं। ग्रेडियंट डिसेंट आपको हर कदम पर बताता है कि सबसे तेज ढलान किधर है। बढ़िया एनालॉजी। तो ग्रेडियंट डिसेंट ने बताया वेट्स को कितना बदलना है। फिर ये जो जरूरी बदलाव हैं, इनको नेटवर्क के जरिए पीछे की तरफ भेजा जाता है, आउटपुट लेयर से शुरू करके पिछली लेयर्स की तरफ। पीछे की तरफ? हाँ, हर लेयर पर उसके वेट्स को इन कैलकुलेटेड मानों के हिसाब से अपडेट किया जाता है। एरर की जानकारी का ये पीछे की तरफ जाना ही बैक प्रोपगेशन है। तो फॉरवर्ड पास भविष्यवाणी करता है, लॉस बताता है, बैक प्रोपगेशन उस लॉस से सीख पर वेट्स को पीछे की तरफ अपडेट करता है ताकि अगली बार भविष्यवाणी बेहतर हो। और ये सब बार बार होता रहता है। हाँ, यही साइकिल है। पूरी प्रोसेस, फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैक प्रोपगेशन, वेट अपडेट, ये ट्रेनिंग डेटा के कई बैचों पर बार बार दोहराई जाती है। और कितनी बार? जब हम पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पर एक बार ये प्रोसेस पूरी कर लेते हैं, उसे एक एपॉक कहते हैं। एक मॉडल को ट्रेन करने में अक्सर सैकड़ों या हजारों एपॉक लग जाते हैं। और हर एपॉक के साथ वेट्स धीरे धीरे
धीरे धीरे सही होते जाते हैं, लॉस कम होता जाता है और मॉडल सीख जाता है। उम्मीद तो यही होती है। ये धीरे धीरे सुधारने की प्रक्रिया है। जब मॉडल ठीक ठाक एक्यूरेसी पर पहुंच जाता है तो हम ट्रेनिंग रोक देते हैं और जो आखिर में सीखे हुए वेट्स होते हैं वही हमारा ट्रेंड डीप लर्निंग मॉडल बन जाता है। अब ज्यादा समझ आ रहा है। ये सीखना असल में गणितीय ऑप्टिमाइजेशन है, वेट्स को एडजस्ट करना। स्रोत में एक और बात थी, जीपीयूज का इस्तेमाल। ये क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी प्रैक्टिकल पॉइंट है। देखिए, डीप लर्निंग में खासकर बैक प्रोपिगेशन में बहुत सारी मैट्रिक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लीनियर अलजेब्रा। अच्छा, खासकर जब हम बड़े बैच पर काम कर रहे हों। हमारे कंप्यूटर के जो नॉर्मल प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयू, वो ये काम एक एक करके करते हैं, सीक्वेंशियली। लेकिन जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो तो गेमिंग के लिए होते हैं ना? हाँ, बने तो उसी लिए थे, पर पता चला कि ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए जिस तरह की कैलकुलेशन चाहिए, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन एक साथ पैरेलल में करना, वो डीप लर्निंग की मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए भी परफेक्ट हैं। ओह, जीपीयू में हजारों छोटे कोर होते हैं जो एक साथ काम कर सकते हैं। इसलिए डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करने में जीपीयू सीपीयू के मुकाबले कई गुना तेज होते हैं, कभी-कभी 100 गुना भी। इनके बिना आज के बड़े मॉडल ट्रेन करना नामुमकिन सा होता। वाह! तो जीपीयू का भी बड़ा हाथ है इस फील्ड को आगे बढ़ाने में। चलिए समेटते हैं। हमने शुरू किया दिमाग की नकल से, फिर समझे ये गणितीय न्यूरॉन्स और लेयर्स वाले नेटवर्क, देखा कि फॉरवर्ड पास से भविष्यवाणी कैसे होती है जैसे पेंगुइन क्लासिफिकेशन, और फिर सबसे जरूरी बैक प्रोपगेशन और ग्रेडियंट डिसेंट से गलतियों, लॉस से सीखकर वेट्स कैसे सुधरते हैं। ये फॉरवर्ड फ्लो और बैकवर्ड करेक्शन का एक डांस है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे इतने सरल लगने वाले टुकड़े, जुड़े हुए गणितीय फंक्शन जो वेट्स बदलते हैं, मिलकर इतनी जबरदस्त क्षमता पैदा कर सकते हैं। सोचिए, इन्हीं प्रिंसिपल से कंप्यूटर तस्वीरें पहचान रहे हैं, भाषा समझ रहे हैं, यहाँ तक कि आर्ट बना रहे हैं। हाँ, ये कमाल है। ये ताकत आती है इसी बार बार सीखने की प्रक्रिया से। लाखों छोटे छोटे सुधार मिलकर एक जटिल समझ बनाते हैं। ये दिखाता है कि सरल नियमों को दोहराने से कितना कॉम्प्लेक्स व्यवहार उभर सकता है। इस बातचीत ने वाकई डीप लर्निंग का रहस्य काफी हद तक खोल दिया है। ये जादू नहीं बल्कि स्मार्ट गणित, ढेर सारी कंप्यूटिंग पावर, शुक्रिया जीपीयू, और बहुत सारे डेटा पर आधारित एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है। ये समझना कि वेट सीखते कैसे हैं, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। सही कहा। और इसी समझ पर एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हमने देखा कि नेटवर्क लेयर्स में बने हैं, जानकारी परत दर परत प्रोसेस होती है। रिसर्चर्स ने पाया है कि शुरू की लेयर्स अक्सर बहुत सिंपल पैटर्न पहचानना सीखती हैं, जैसे लाइंस, किनारे, कोने। अच्छा, हाँ, फिर अगली लेयर्स इन सिंपल पैटर्न्स को जोड़कर थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें पहचानती हैं, जैसे आंखें या नाक। और जो गहरी लेयर्स होती हैं, वो इन हिस्सों को जोड़कर पूरी वस्तुएं पहचानना सीखती हैं, जैसे चेहरा या कार। अरे वाह! तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नेटवर्क वाकई दुनिया का एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन अपने अंदर बना रहे हैं, जैसे शायद हमारा दिमाग करता है। इन अंदरूनी परतों में असल में क्या चल रहा है, ये समझना आज भी रिसर्च का एक बहुत बड़ा और दिलचस्प एरिया है।